नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जिसके एक एक तथ्य से पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हो रही है। इस लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अरब देशों में भीख मांगने वाले 100 में से 90 भिखारी पाकिस्तान के हैं। आज पाकिस्तान की कटोरा इंडस्ट्री और आतंक फैक्ट्री को हम डिकोड करेंगे। राजस्थान में 8 महीने में पूरी की पूरी कॉलोनी गायब हो गई, जिसमें 372 घर थे, 2 पार्क थे। यहां कई महीनों से ताला लगा था। दावों के मुताबिक अब यहां सिर्फ खाली मैदान है। चोर एक एक ईंट उठाकर ले गए। इस पर हमने एक वीडियो कुंजी तैयार की है, इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यूपी के मुरादाबाद में बैंक लॉकर में 18 लाख रुपए को दीमक चट कर गई। ये खबर यूपी की जरूर है, लेकिन इसे सुनकर पूरे देश के लोगों को झटका लगा है। सबके मन में सवाल है कि इसी तरह कहीं दीमक दिवालिया ना बना दे। इस पर सावधान करने वाली एक कुंजी हमने आपके लिए तैयार की है। डेंगू का नया अवतार बहुत ही खतरनाक है। देश भर में इसके 1 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। डेंगू का नया स्ट्रेन डेनवी-2 क्या है, ये कैसे जानलेवा हो जाता है, इसके लक्षण क्या हैं, ऐसे तमाम सवालों पर हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर हमने एक स्वास्थ्य दर्दक रील तैयार की है। सत्ता में आज नॉर्थ कोरिया की परमाणु सत्ता दिखाएंगे, जो अब कानूनी रूप ले चुकी है। किम जोंग ने अपने संविधान में संशोधन करके परमाणु क्षमता बढ़ाने वाली नीति को जोड़ा है और इसे मौलिक कर्तव्य बना दिया। अमेरिका और साउथ कोरिया के लिए किम का न्यूक्लियर मैसेज भी है। देश में हरित क्रांति के जनक महान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का आज 98 साल की उम्र में निधन हो गया। चेन्नई में उन्होंने आखिरी सांस ली। MS स्वामीनाथन पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके थे। वो MS स्वामीनाथन ही थे जिनकी बदौलत ज्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज गरीब किसानों के खेतों तक पहुंचे, जिसकी बदौलत भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। उन्हें हमारी तरफ से और हमारे न्यूज मित्रों की तरफ से श्रद्धांजलि। और सर्च इंजन गूगल भूकंप का पता लगाने के लिए बहुत जल्द भारत में एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है। यह सिस्टम एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर भूकंप आने से पहले ही अलर्ट भेजेगा, भूकंप की तीव्रता और उसके केंद्र की जानकारी भी देगा। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, जो हमेशा डींगे तो परमाणु गोदाम वाली हाँकता रहता है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो सब जानते हैं। हम सत्ता में कंगाल पाकिस्तान की 2 खास खूबियों की या कहें कमजोरियों की अब चर्चा करेंगे, जो आज दुनिया में ट्रेंड भी कर रही हैं। पहली ये कि पाकिस्तान आतंकवादियों का सबसे बड़ा निर्यातक है और वहां की पूरी सरकार और सेना आतंकवादियों की आओ भगत में जुटी हुई है। और दूसरी ये कि पाकिस्तान भिखारियों का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। पहले बात करते हैं आतंकवाद प्रेम की, जिसका एकदम नया वीडियो सबूत हमारे पास आया है। POK से आतंकी संगठन लश्कर के टॉप कमांडर अबू हमजा का भड़काऊ वीडियो सामने आया है, जिसमें वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम लेकर धमकियां दे रहा है। बताया जा रहा है कि POK में एक रैली के दौरान यह वीडियो शूट किया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस वक्त अबू हमजा अनाप शनाप बोल रहा था, उस समय रैली में पाकिस्तान सेना के कई अधिकारी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कई अधिकारी भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि यह रैली आतंकी संगठन PAFF के एरिया कमांडर शकील जाबाज की याद में आयोजित की गई थी, जिसको जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। इस वीडियो में 2 चीजें आपको दिखेंगी, एक पाकिस्तान का आतंकी प्रेम और दूसरा भारत के एक्शन से पाकिस्तान का डर। और पुरानी कहावत है, जब कोई डरा हुआ होता है तो जोर जोर से चिल्लाकर धमकियां देता है। और अब सत्ता में एक ऐसी खबर जिसमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की कुंजी है। सोचिए कि दुनिया भर में किसी देश की चर्चा हो और इस चर्चा की वजह उस देश के भिखारी बन जाएं, तो वहां की जनता को कैसा लगेगा। पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। तीर्थ यात्रा के नाम पर अरब देशों में जाकर भीख मांगने के कारण पाकिस्तान के भिखारी अब ट्रेंड कर रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान के लोगों के लिए यह बहुत ही शर्मिंदा करने वाली खबर है। पाकिस्तान के चैनलों में यह ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है। वहां हेडलाइंस में भिखारियों का अतिक्रमण हो चुका है। सोशल मीडिया पर बहस हो रही है। पैनल डिस्कशन में पाकिस्तान के भिखारियों की चर्चाएं हो रही हैं। पाकिस्तान की एक नई रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि अरब देशों में भीख मांगने वाले 100 में से 90 भिखारी
पाकिस्तान के हैं, यानी 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। ये बात किसी भी देश की गरिमा को चोट पहुंचा सकती है, उसके लिए अपमानजनक हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान इसे कैसे लेता है ये बहुत ही देखने वाली बात होगी। वैसे हमें ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में भीख मांगना एक अनिवार्य गुण बनता जा रहा है और पाकिस्तान ने भीख मांगने के काम को 2 हिस्सों में अब विभाजित कर दिया है। पहला हिस्सा पाकिस्तान पर शासन करने वाले प्रधानमंत्री, नेता और सेना के जनरल के पास है। वो देश चलाने के नाम पर कभी अमेरिका, कभी चीन, कभी सऊदी तो कभी IMF से भीख मांगते रहते हैं। दूसरा हिस्सा उन पाकिस्तानी नागरिकों के पास है जो अरब देशों में तीर्थ यात्रा करने जाते हैं और फिर वहीं पर भीख मांगने लगते हैं। भीख मांगने की इस आदत के वीडियो सबूत भी हैं जो समय समय पर पाकिस्तान से आते रहते हैं। ये वीडियोस हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे पाकिस्तानी नागरिक के भीख मांगने वाली रिपोर्ट से जो पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स की अब हेडलाइंस में छाए हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान सरकार की सीनेट की स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के नागरिक बड़ी संख्या में अरब देशों की यात्रा करते हैं। ये धार्मिक यात्रा के नाम पर अरब देशों का वीजा लेते हैं, अरब देशों में जाकर ये भीख मांगने का काम करने लगते हैं। अरब देशों में गिरफ्तार किए गए 90% भिखारी पाकिस्तान के हैं। अरब देशों के ज्यादातर जेल पाकिस्तानी भिखारियों से भरे पड़े हैं। पाकिस्तानी सीनेट अपनी रिपोर्ट में यह भी बताती है कि किन किन देशों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी हैं जो अब जेल में बंद हैं। ये देश हैं सऊदी अरब, इराक, ईरान। पाकिस्तानी सीनेट ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि पाकिस्तान के लोग उम्रा के नाम पर वीजा लेते हैं और फिर विदेश पहुंचते ही भीख मांगने के धंधे में लग जाते हैं। उम्रा को इस्लाम में मक्का की तीर्थ यात्रा कहा जाता है। पाकिस्तान के लिए यह इतनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि इराक और सऊदी अरब के राजदूत सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उनकी जेल पाकिस्तान के भिखारियों से भरी पड़ी है। सऊदी अरब में गिरफ्तार जेब कतरों में भी पाकिस्तानियों की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी भिखारी भी ज्यादा हैं, जेब कतरे भी ज्यादा हैं। इन सारी बातों पर पाकिस्तानी न्यूज चैनल अब आंसू बहा रहे हैं। वो अपनी सरकारों और अपने ही लोगों को कोस रहे हैं। इस पर पाकिस्तान में प्रसारित हो रही वहां के लोकल चैनलों की खबरों को आपको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, जिनमें पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की कुंजी छिपी हुई। तो पाकिस्तानी नागरिकों की भीख मांगने की कला के बाद अब बात करते हैं सूट बूट और टाई पहनकर भीख मांगने वाले पाकिस्तान के नेताओं की। पाकिस्तान की जनता लंबे समय से कंगाली में जीने के लिए मजबूर है। पिछले कई दशकों से वहां की सरकारों ने अपना सारा पैसा आतंकवादियों की परवरिश और पाक फौज के आर्मी जनरलों को मौज करने में खर्च कर दिया है। अब पाकिस्तान के पास ना तो आटा खरीदने के लिए पैसा है और ना ही तेल खरीदने के लिए। जनता महंगाई और भूखमरी से परेशान है। किसी तरह से देश चलता रहे, इसके लिए दूसरे देशों से भीख मांगना पाकिस्तान के नेताओं का मोस्ट फेवरेट जॉब है। स्थिति ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कोई बन जाए, मांगना उसे भीख ही है। और यह बात कोई दबी छुपी नहीं है। पाकिस्तान के 3 प्रधानमंत्री खुलकर यह बात बता चुके हैं। एक बार भीख मांगने और कर्ज लेने में एक्सपर्ट पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों को सुन लीजिए, फिर आपको एक दिलचस्प वीडियो भी दिखाऊंगा। तो सुन लिया आपने कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल बोलकर दुनिया के सामने कटोरा फैलाते हैं। वैसे पाकिस्तान में भीख मांगना इतना बड़ा फैशन है कि एक पाकिस्तानी नागरिक फ्लाइट में ही भीख मांगने लगा। यह वीडियो कुछ महीने पहले का है। इसमें एक पाकिस्तानी शख्स को फ्लाइट में लोगों से पैसे मांगते हुए देखा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो पर पाकिस्तान के लोगों ने ही कटाक्ष किया और लिखा, अगर उनके प्रधानमंत्री और सेना के शीर्ष अधिकारी भीख मांग सकते हैं तो वो क्यों नहीं। हालांकि बाद में भीख मांगने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि वो पैसे की भीख नहीं मांग रहा, बल्कि केवल दान मांग रहा था। वीडियो में उसे कहते हुए सुना जा सकता है कि वो भिखारी नहीं है, लेकिन उसे पाकिस्तान में मदरसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत है। जो चाहे दान दे सकता है। दोस्तों प्यारे, मैं मंगन वाला नहीं है। दरअसल मेरे हालात खराब ने, ਅਸੀਂ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 71 ਗੁਣਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੈ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜੀ। ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਕਰ ਮੈਡਮ ਜੂਸ ਵੀ। और सत्ता में अब एक ऐसी खबर जो हैरान करने वाली भी है और चिंताजनक भी है। यह खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है, जहां बैंक के लॉकर में रखे 18 लाख रुपए को दीमक चट कर गया। दरअसल एक महिला ने मुरादाबाद के बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने लॉकर में
कुछ गहने और 18 लाख रुपए रखे थे। गहने एक बॉक्स में रखे गए थे, जबकि 18 लाख रुपए काली पॉलिथिन में थे। मंगलवार को महिला केवाईसी कराने के लिए बैंक पहुंची और अपना लॉकर देखा तो उनके होश उड़ गए। महिला का दावा है कि काली पॉलिथिन में नोटों की जगह मिट्टी और कागज के कुछ टुकड़े थे। पीड़ित महिला ने तुरंत इसकी शिकायत बैंक मैनेजर से की। मैनेजर ने लॉकर चेक किया तो देखा कि इसमें दीमक लगे हुए नोट के कुछ टुकड़े और मिट्टी। महिला की शिकायत पर बैंक मैनेजर ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब इस पूरी घटना में 2 एंगल हैं। पहला एंगल कि क्या बैंक के लॉकर में कैश रखने का नियम है। दूसरा एंगल, दीमक से इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया। हमने इन दोनों एंगल पर सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसमें पहले आपको यह समझना होगा कि क्या बैंक के लॉकर में कैश रखने की इजाजत होती है। बैंक का कहना है कि नियम अनुसार लॉकर के अंदर पैसे रखने का नियम नहीं है और यह पूरी घटना एक एक्सीडेंट है। इसमें कुछ भी मुआवजा मिलना मुश्किल है। फिलहाल बैंकर्स को निर्देश दिए गए हैं कि पूरे मामले में जांच करें, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एक बार बैंक अधिकारी की बात भी सुन लेते हैं, फिर आगे की कहानी पर बात करेंगे। तो महिला के काफ़ी पैसे जो है बैंक में रखे गए थे, जिनको दीमक ने खा लिया और यही मैटर मुझे अभी तक पता चल पाया है। लॉकर में रखे थे? हाँ, लॉकर में ही थे। स्टेप्स जो बैंक के द्वारा लिए गए वो जांच कराया जा रहा है इसके बीच में कि भाई क्या वजह हो सकती है वो दीमक की। और रही बात इसकी, जो लॉकर पॉलिसी है जनरली जो बैंक्स में आमतौर पर है वो यही है कि अगर इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी में जो है बैंकर्स जो है उसमें कंपनसेशन के लिए मतलब बाध्य है उसको देने के लिए। अदरवाइज़ ये एक तरीके से एक्सीडेंटल इंसिडेंट है। तो इसके लिए जहाँ तक बैंक्स का सवाल है तो इस तरह का मेरे संज्ञान में इस तरह का भी कोई नहीं है। तो इस वजह से अभी जांच इसमें ब्रांच के या बैंक के लेवल पे की जा रही है, ऐसा मेरी नॉलेज में है। तो अब आप थोड़ा सा गंभीरता के साथ इस खबर को समझिए। अमूमन हर घर में कोई ना कोई एक लॉकर ज़रूर आप रखते हैं, जिसकी वजह से जिसमें बहुत सारी सेफ चीज़ों को आप रख देते हैं कि चलिए बैंक में है तो सुरक्षित रहेंगी। गहने होते हैं, कागजात होते हैं और कभी कभी कैश भी होता है। लेकिन जो ये बैंक अधिकारी कह रहे हैं ये बहुत ही गंभीर बात है कि महिला का जो नुकसान हुआ है उसके बदले मुआवजा मिलना मुश्किल है। लेकिन इस बात को समझने के लिए हमने TV9 भारतवर्ष की सहयोगी चैनल मनी 9 में पर्सनल फाइनेंस की एडिटर प्रियंका संभव से बात की, तो उन्होंने बैंक में रखे पैसे के मिलने या ना मिलने पर एक डिटेल में कुंजी तैयार की। एक बार उनकी बात भी सुनते हैं। नियमों के मुताबिक अगर आप बैंक लॉकर में कैश रखते हैं और कैश को नुकसान पहुंचता है तो बैंक इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। अगर कैश को किसी भी तरह की क्षति पहुंचती है तो इस नुकसान की भरपाई बैंक नहीं करने वाले हैं। कागजों की जहां तक बात है, कागज के मामले में यह बैंक की जिम्मेदारी होगी। बेसिकली हर बैंक एक सूची देती है कि आप क्या सामान रख सकते हैं, क्या नहीं, और क्या नहीं रख सकते हैं उसमें कैश शामिल है। यानी अगर आप कैश रखते हैं अपने लॉकर में, उससे नुकसान पहुंचता है तो आपको नुकसान हो ही गया। तो इस खबर पर हम आगे बढ़ें उससे पहले अपने न्यूज़ मित्रों को हम सचेत करना चाहेंगे, अगर आपने अपने लॉकर में कैश रखा है तो तुरंत निकाल लीजिए, क्योंकि उसका अगर कुछ भी होता है तो मुआवजा नहीं मिलेगा। अब आते हैं इस खबर के आर्थिक पहलू पर जो दीमक से जुड़ा हुआ है। दरअसल दीमक की सत्ता इतनी मजबूत है कि सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़ दें तो पूरी दुनिया में दीमक लगने के कारण लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। विश्व प्रसिद्ध जर्नल नेचर में छपी एक स्टडी के मुताबिक दीमक के कारण दुनिया भर में सालाना 3,33,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। आप समझिए कि 3,33,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान के रक्षा बजट का करीब करीब 2 गुना है। भारत के 2023-24 के रेल बजट से करीब 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। इस आंकड़े में घर, व्यापार, इमारत, सामान और फसल को हुआ नुकसान शामिल है। हालांकि कई आंकलन ऐसे भी हैं जिनमें कहा जाता है कि दीमक से आर्थिक नुकसान का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। दीमक लगना पूरी दुनिया की समस्या है। अत्याधुनिक हथियार बनाने वाला अमेरिका भी दीमक से बेहाल है और इसकी भारी कीमत वो चुका रहा है। हर वर्ष दीमक से अमेरिका को 41,600 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया को 12,500 करोड़ रुपए का, ब्राजील को 8,320 करोड़ रुपए का, भारत को 4,100 करोड़ रुपए का और अफ्रीका देशों को 2,080 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान सिर्फ दीमक की वजह से हो रहा है। दीमक दुनिया में इतनी बड़ी समस्या है कि लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी रोग हो सकते हैं और कई तरीके की एलर्जी भी हो सकती है। वैसे दीमक ने दुनिया भर में पेस्ट कंट्रोल के व्यापार को बहुत आगे भी बढ़ाया है।
वर्ष 2021 में पेस्ट कंट्रोल का कारोबार 1,90,000 करोड़ रुपए था। वर्ष 2026 तक यह कारोबार 2,41,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। सोचिए कि दीमक दुनिया के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन चुकी है कि सालाना इससे 3,33,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और इससे बचाने वाले प्रोडक्ट्स का व्यापार करीब 2 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। इस खबर का नजरिया 9। दीमक और पैसे के मैनेजमेंट से यह जुड़ा हुआ है। इस खबर से 2 सबक निकलते हैं। पहला सबक बैंक के लिए है कि लॉकर में दीमक लगने जैसी घटनाएं किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। अगर लॉकर मैनेजमेंट और रखरखाव अच्छे से होता तो यह नौबत नहीं आती। दूसरा सबक उन लोगों के लिए है जो बिना लॉकर के नियमों को पढ़े कुछ भी लॉकर में रख देते हैं और उसके जोखिमों को नहीं समझते हैं। वैसे दीमक नोटों में लगे या विचारों में होता बहुत खतरनाक है। और सत्ता में अगली खबर पर कुछ सवालों के साथ चलते हैं। आपने चोरी की बहुत सी खबरें सुनी होंगी। हाल ही में दिल्ली में 25 करोड़ की दीवार काटकर चोरी वाली कहानी भी देखी होगी। लेकिन क्या किसी कॉलोनी की चोरी की खबर आपने सुनी है? क्या आपने सुना है कि सिर्फ कुछ महीनों में घर गायब हो जाएं, खिड़की, दरवाजे, बालकनी, पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन का नामो निशान मिट जाए? आज आप ऐसी खबर सुनेंगे और इसके कुछ वीडियो सबूत भी देखेंगे। ये जादू हुआ है चुनावी राज्य राजस्थान के झालावाड़ में। वैसे देखें तो राजस्थान में सत्ता भी जादूगर के हाथ में ही है। इसकी पूरी कहानी एक एक करके बताएंगे। पहले कुछ तस्वीरों से समझिए कि यह जादू हुआ कैसे। स्क्रीन पर आप एक साथ 2 तस्वीरें अब देख रहे हैं। पहली तस्वीर 8 महीने पहले की है। बताया जा रहा है कि यह जनवरी 2023 की तस्वीर है। इसमें आप कई घर देख सकते हैं। कॉलोनी बन रही थी, घर तैयार हो चुके थे। वहीं दूसरी तस्वीर अभी की है। इसमें आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, मतलब पूरी की पूरी कॉलोनी गायब हो चुकी है। आप सोचिए ये जादू कैसे हुआ होगा। वीडियो सबूत अभी और भी हैं। इसकी हमने और भी डिटेलिंग की है, तो देखिए हमको क्या क्या मिला। 8 महीने पहले यानी जनवरी 2023 में यहां हाउसिंग बोर्ड की एक कॉलोनी तैयार थी। प्लान के तहत 372 घर बने थे जो तैयार हो चुके थे। दूसरी तस्वीर इसी जगह की आज की तस्वीर है। आप इस तस्वीर को भी गौर से देखिए। यहां सिर्फ मिट्टी दिखेगी। आरोप है कि चोरों ने 8 महीने में एक सामान गायब कर दिया और कॉलोनी की जगह मैदान दिखाई देने लगा। किस तरह कॉलोनी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, आप इस घर की तस्वीर भी देखिए। बालकनी बनी हुई है, दरवाजे बने हुए हैं, दरवाजे पर गेट लगा हुआ है, सड़क आपको दिख रही होगी। इसके दोनों तरफ एक ही आकार प्रकार के घर हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर में आपको घर तो दूर, ईंट के छोटे छोटे टुकड़े भी मुश्किल से ही दिखाई देंगे। इस कॉलोनी में 2 पार्क बनाने का वादा किया गया था। पार्क की जगह अब क्या है वो भी जरा गौर से देख लीजिए। सिर्फ मिट्टी है, मतलब ये कि चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ साफ कर दिया। सिर्फ 90 सेकंड के न्यूज रील में कुछ बयानों और दावों के आधार पर चोरी की इस अजीबो गरीब कहानी को समझिए। फिर आगे इस पर और भी दिलचस्प जानकारी आपको देंगे। 2012-13 में कॉलोनी बनाई गई थी। करीब लगभग यहाँ 300 मकान बनाए गए थे जिसकी नीलामी भी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ लोगों के नहीं आने से आज ये कॉलोनी वीरान हो गई है। यहाँ पर चोर जो सामान लगे हुए थे, खिड़की दरवाजे चुरा के ले गए। आज ये कॉलोनी वीरान पड़ी हुई है। सब कुछ चुरा के ले गए। यहाँ जितने भी लगे पंखे जो लाइट को पत्थर ईंटें सब ले गए निकाल कर। ये बाद में सारे बड़े लोगों ने गरीबों के नाम पर ले रखे। अच्छा, फिर और उसको संभालने वक्त हाँ। तो उनको सकता ही नहीं चीज को। चोरी चकारी सभी हो रहा है। वो तो एक बाटे तक नहीं मिलेगा ऐसा ढूंढो। अच्छा, ईंटें पत्थर भी लगे लोग सारे अच्छा, खिड़की दरवाजा सारे तोड़ लेंगे। वैसे ये कहानी आज से करीब 10 साल पहले की है। साल 2012-13 में हाउसिंग बोर्ड की घरौंदा अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत कॉलोनी ये बनाई गई थी। 372 घर बनाए गए थे इसमें। उस वक्त कॉलोनी के कस्बे से दूर होने की वजह से 80% मकान बिके नहीं थे। उसके बाद साल 2019 में बोर्ड ने 50% छूट की स्कीम निकाली तो सभी मकान बिक गए। लेकिन यहाँ रहने के लिए कोई परिवार नहीं आया, मतलब सारे घरों में ताला लगा हुआ था। कुछ लोगों का दावा है कि जनवरी 2023 तक पूरी कॉलोनी सुरक्षित थी, मतलब ऐसे ही घर थे, खिड़की थी, दरवाजे थे। लेकिन इस कॉलोनी पर चोरों की ऐसी नजर पड़ी कि सब कुछ साफ कर दिया। सबसे हैरानी की बात यह कि इसकी जानकारी हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों तक को नहीं मिल पाई। अब घर खरीदने वाले लोग बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं।
शायद इंसाफ मिल भी जाए। ये मामला सिर्फ चोरी का नहीं है, सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, ये मेहनत की उस कमाई का भी है जो लोगों ने इन घरों को खरीदने में लगाई थी। जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर मकान खरीदे गए और वो मकान ही अब चोरी हो गए। ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। चुनावी सीजन में ये मामला तूल पकड़ सकता है। इस पर राजनीतिक टकराव और चिंगारियां भी देखने को मिल सकती हैं। ये अशोक गहलोत की सरकार है। इसमें घर तो क्या आदमी भी चला जाएगा और उसका भी उठा के ले जाएंगे तो भी कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और जिस तरह से यहाँ पर क्राइम के अंदर आप देख रहे हो, राजस्थान 1 नंबर पर पहुँचा है, भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर पहुँचा। और ये भ्रष्टाचार ही है, स्पष्ट। ऐसे एक नहीं, ये हर जिले के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही है। भू माफिया इस सरकार को चला रहा है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा अपने मकान का आवंटन करने के बाद, पोजीशन देने के बाद उसकी जिम्मेदारी उन मकानों की, उनके मालिकों की होती है और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होती है। लेकिन जो मामला संज्ञान में आया है, इस पर निश्चित रूप से जांच की जाएगी। और सत्ता में अब बात ऐसी समस्या की करते हैं जो इंसानों की जिंदगी से जुड़ी हुई है, जिसका हमला सीधे इंसानों की सांसों पर हो रहा है। इसका नाम है डेंगू। इन दिनों इस रोग का नाम हर किसी की जुबान पर है। देश में पिछले कुछ दिनों से डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में डेंगू के लगभग 1 लाख मामले सामने आ चुके हैं। कई राज्यों में इस बीमारी से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। वैसे तो डेंगू के 4 प्रकार हैं, डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3 और डेनवी 4। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा कहर डेंगू का डेनवी 2 स्ट्रेन बरपा रहा है। आमतौर पर डेनवी 2 सबसे संक्रामक माना जाता है। अन्य प्रकार के डेंगू की तुलना में यह तेजी से फैलता है। 3 से 4 साल में एक बार यह स्ट्रेन तेजी से संक्रमण के जरिए फैलता है। कुछ मामलों में यह स्ट्रेन गंभीर भी साबित हो सकता है। दिल्ली में 1 जनवरी से 28 सितंबर 2023 तक 3000 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 4 वर्षों में इस अवधि में दर्ज किए गए मामलों की तुलना में ये सबसे ज्यादा है। डेंगू के वेरिएंट की गंभीरता कई वजहों से प्रभावित हो सकती है, जिसमें व्यक्ति की इम्यूनिटी की स्थिति, संक्रमित करने वाले वेरिएंट के रोगाणुओं की संख्या शामिल है। डेंगू के लक्षण आमतौर पर संक्रमित होने के 4 से 7 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं। डेन 2 से संक्रमित मरीज में तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उल्टी, त्वचा पर लाली और चकत्ते, मसूड़ों से खून निकलना जैसे लक्षण शामिल हैं। डेंगू के बढ़ते मामले की गंभीरता को समझते हुए हमने हेल्थ एक्सपर्ट से एक बात की। कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे डेंगू का यह वेरिएंट खतरनाक है और इससे कैसे बचना है। तो आज बुखार शुरू हुआ, चौथे 5वें दिन तक 5 दिन तक बुखार रहता है। 5 दिन बाद बुखार अपने आप खत्म हो जाता है। कोई हमारे पास डेंगू को मारने की, वायरस को मारने की स्पेसिफिक ड्रग नहीं है, आज की डेट तक नहीं है। डेंगू जो है 4 तरीके का होता है, 1, 2, DN1 भी जो 1, 2, 3, 4। थ्योरेटिकली किसी को जिंदगी में 4 बार ही हो सकता है। पहली बार जब डेंगू होता है तो बहुत खतरनाक भी होता है। जब दूसरी बार आपको डेंगू होता है तो खतरा जो है बढ़ जाता है। लेकिन जो भी है वह सेकेंड या थर्ड टाइम होने पे वैसे ही प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। जब भी नया वायरस सर्कुलेशन में आ जाएगा, जैसे अब इस साल डेंगू 2 है, अगले साल अगर डेंगू 3 आ गया तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है क्योंकि अचानक वायरस वो खत्म नहीं होते हैं। तो सेम वायरस 1-2 साल तक सर्कुलेशन में रहते हैं। तो इम्यूनिटी लेवल होता है, जब भी इम्यूनिटी गैप होने लगता है तब ये होता है। जहाँ पे डेंगू का प्रकोप ज़्यादा है, फुल स्लीप का पहने, ज़्यादातर शरीर के हिस्से को ढक के रखें, मच्छर को काटने से बचाएं। रात को, ऐसा नहीं कि रात को नहीं काटते, बट ज़्यादातर दिन में काटते हैं, तो रात को भी जब भी आप कहें मच्छरदानी सबका उपयोग करें। पैरास्टामॉल सबसे सेफ इसमें माना जाता है, तो पैरास्टामॉल का सेवन करना चाहिए। फ्लूइड मतलब डिहाइड्रेशन नहीं होने देना चाहिए। हाइड्रेशन को अगर हम मेंटेन रहते हैं तो सीवियरिटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो प्लेंटी, इसीलिए हम कहते हैं कि तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड पीते रहो, मतलब जितना लिक्विड ले सकते हो, लिक्विड के फॉर्म में जितना लें कि डिहाइड्रेशन ना हो शरीर में। ये मॉस्किटो जो है आर्टिफिशियल जो वाटर कलेक्शन होता है वहीं पे, जैसे कूलर का पानी हो गया या आपका जो है कहीं पानी टायरों में इकट्ठा है, कहीं टूटे बर्तनों में इकट्ठा है, उन सबों में ब्रीडिंग करता है। जब भी ब्रीडिंग प्लेसेस रहेगा तो यह जो है उसमें पनपेगा, उनमें पनपेगा तो काटेगा।
तो डेंगू के मच्छर को लेकर एक मिथ है जिसे बहुत स्पष्टता के साथ आपको समझना चाहिए। डेंगू का मच्छर दिन में भी काटता है और रात में भी काटता है। सत्ता में अब बात परमाणु सत्ता से जुड़ी चौंकाने वाली खबर की कर लेते हैं, जो एक साधारण खबर से ज्यादा बड़े खतरे का संकेत है। क्या आपने सोचा कोई देश अपने संविधान में परमाणु संशोधन कर दे, संविधान में लिख दे कि हम परमाणु हथियार बना रहे हैं? परमाणु हथियार बनाना हमारा मौलिक अधिकार है। परमाणु हथियारों के उत्पादन को बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। यकीनन आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अपनी न्यूक्लियर सनक को लेकर पूरी दुनिया में बदनाम नॉर्थ कोरिया के तानाशाह सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने कुछ ऐसा ही कर दिया है और पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया के परमाणु संविधान की अब चर्चा की हो रही है। अब तक आपने किम जोंग का मिसाइल परीक्षण वाला रूप देखा होगा, परमाणु मिसाइलों के साथ शक्ति प्रदर्शन वाला चेहरा देखा होगा, लेकिन परमाणु सनक को लेकर किम जोंग का यह संवैधानिक और कानूनी अवतार बहुत ही विध्वंसक, विस्फोटक और विनाशकारी लग रहा है, क्योंकि किम का यह कदम ऐसे वक्त पर है जब रूस और यूक्रेन पिछले 1.5 साल से युद्ध की आग में जल रहे हैं। आपको नॉर्थ कोरिया की आधिकारिक एटमी सनक के पूरे डिटेल्स देते हैं। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी, जो उत्तर कोरिया की राज्य समाचार एजेंसी है, इसके मुताबिक बुधवार को नॉर्थ कोरिया ने अपनी परमाणु क्षमता को तेजी से बढ़ाने वाली नीति को अपने संविधान में शामिल कर लिया। मतलब ये कि अब परमाणु क्षमता बढ़ाने वाली नीति नॉर्थ कोरिया के कानून और देश की नीतियों का आधिकारिक हिस्सा बन गई है। उत्तर कोरिया के प्योयांग में 14वीं सुप्रीम पीपल्स असेंबली के 9वें सत्र में इस संशोधन को मंजूरी दे दी गई। इसके लिए सर्वसम्मति से मतदान किया गया। परमाणु वाले इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। किम जोंग के परमाणु प्रेम की कहानी सिर्फ संविधान के संशोधन, अनुच्छेद और इसे कानूनी रूप देने तक सीमित नहीं है। परमाणु सनक वाले शब्द उनकी जुबान पर भी आए। अपने देश की संसद में उन्होंने न सिर्फ परमाणु हथियार का उत्पादन बढ़ाने की अपील की, बल्कि साउथ कोरिया, अमेरिका का नाम लेकर अपने अंदाज में चेतावनी भी दी। आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम जोंग ने कहा कि देश की परमाणु शक्ति को मजबूत करने की पॉलिसी को कानून बना दिया गया है। किसी को भी इसका उल्लंघन करने की इजाजत नहीं होगी। परमाणु हथियारों के उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जाएगा और इसे अलग अलग सेवाओं में तैनात किया जाएगा। यह तो किम जोंग के धमकी वाले बयान का सिर्फ एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू और भी ज्यादा खतरनाक है। किम जोंग ने कहा कि अमेरिका सैन्य उकसावे की सारी हदें पार कर चुका है। वो लगातार इस क्षेत्र में मिलिट्री ड्रिल्स और अपने हथियारों की तैनाती कर रहा है। अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया का ट्राइलेटरल कॉपरेशन नाटो का एशियन वर्जन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग के क्रोध और सनक में अचानक हुए इजाफे की वजह है पड़ोस में हुई सैन्य गतिविधि। नॉर्थ कोरिया के संविधान में परमाणु हथियार वाले कानून से कुछ ही घंटे पहले मंगलवार को साउथ कोरिया में बड़ी मिलिट्री परेड आयोजित की गई थी। यहां आपको यह समझना होगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों में हमेशा तनाव रहता है। ऐसे हालात में जब साउथ कोरिया में देश की इतनी बड़ी परेड हुई तो उसमें एक से बढ़कर एक घातक परमाणु हथियारों की शक्ति दिखाई गई, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें, टैंक भी शामिल थे। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में जारी इस तत्काल शक्ति प्रदर्शन वाली होड़ से एक महीने पीछे अब चलते हैं। दावा किया जा रहा है कि पिछले महीने साउथ कोरिया की दिशा में नॉर्थ कोरिया ने समंदर में एटमी हमले का अभ्यास किया था। अपने पूर्वी समुद्री इलाके में उसने कम दूरी की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। किम जोंग का यह रिएक्शन नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के संयुक्त अभ्यास वाली जंग एक्शन के बाद दिखता है। इस कहानी का संक्षिप्त सारांश यह भी है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रिश्ते बंदूक की नोक पर हैं और अमेरिका साउथ कोरिया के कंधे पर बंदूक रखकर नॉर्थ कोरिया को उकसाता है, जिसके जवाब में किम जोंग ने अब परमाणु प्रेम की जो सारी सीमाएं थीं उनको पार कर लिया है। परमाणु हथियारों से जुड़ा यह सिलसिला बयानबाजी और परीक्षण से कई कदम आगे बढ़कर नॉर्थ कोरिया के संविधान के पन्नों तक पहुंच चुका है। किम जोंग की परमाणु सनक पर हमने गहरी रिसर्च की। साल 2021 में उत्तर कोरिया ने 70 से अधिक घातक मिसाइलों का परीक्षण किया था। किम के शासनकाल में उत्तर कोरिया ने कुल 160 मिसाइल टेस्ट किए। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया ह्योसोंग 17, ह्योसोंग 14, ह्योसोंग 12 और KN-23 मिसाइलों का टेस्ट कर चुका है। इसके अलावा उसने कई बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी टेस्ट किया है। ह्योसोंग 17 को लेकर कहा जाता है कि इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है। दावा तो यह भी है कि नॉर्थ कोरिया के ह्योसोंग 15 मिसाइल की रेंज अमेरिका तक जाती है। ह्योसोंग 14 बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर तक हमला करने की ताकत रखती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 13 लाख सक्रिय कर्मचारियों के साथ उत्तर कोरिया के पास दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना है। देखिए, इस के बीच में
सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।